ये जो क्वेश्चन 21 है ये एक मैथ्स दी कॉलम का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये रेडिएशन से जुड़ा हुआ सवाल है। हमें 4 अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, 2000, 3000, 5000 केल्विन, 10,000 केल्विन, और यहाँ पर भी कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज़ दे रखी है जिसमें कि ऐसा कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर लाइट के फोटोन से किसी मेटल से अपन इलेक्ट्रॉन एमिट करवा सकते हैं, या ऐसा दे रखा है कि विजिबल आदमी को फोटोन विजिबल होगा कि नहीं होगा, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ डिफ्रेक्शन में बड़ी छोटी सबसे बड़ी किस में आएगी, ऐसे करके, या ह्यूमन बोन के लिए एक्सरे वाला जो केस है कि इस तरह की लाइट से ह्यूमन बोन का इमेज बनाया जा सकता है क्या। मतलब ये इनडायरेक्ट वे में वैल्यूज़ को चेक करने के लिए इधर के स्टेटमेंट्स हैं और इधर टेम्परेचर दे रखा है। और इसमें एक शब्द और इस्तेमाल कर रखा है कि द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ, ये सभी ऑप्शंस में आ रहा है, रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ, रेडिएशन एट पीक एमिशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन इसको देखें तो पीक एमिशन से संबंधित इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से अपन देखेंगे तो उसमें जो ग्राफ का जो पीक आता है उसमें जो लेमडा की कंडीशन आती है अपने पास, इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा का जो ग्राफ होता है, तो लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू बी। तो पीक रेडिएशन वाला लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी, यहाँ से अपन को लेमडा डिपेंडेंट ऑन टी मिल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन लिखना चाहेंगे तो उसका फार्मूला तो एच सी बाय लेमडा होता है, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे बी बाय टी, टी उधर चला जाएगा तो एच सी बाय बी इंटू टी। अब इस क्वेश्चन में हमको वैल्यूज़ दे रखी है, वो वैल्यू हम रख देंगे। एच सी की वैल्यू रख देंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2.9 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो जो वैल्यू कैलकुलेट करने में आ रही है हमारे पास इंटू टी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में जो वैल्यू आ रही है हमारे पास इतनी आ रही है ना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू इसमें आ गई। तो अब यहाँ पर इसको मैं 10 की पावर में एक्सप्रेस कर लेता हूँ अच्छे से। तो 10 की पावर -10, यहाँ पर 12.4 लिख लेता हूँ इसको, 12.4 डिवाइडेड बाय 2.9, और ये आ रहा है 10 की पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू टेम्परेचर। ये जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है, एनर्जी की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करूँगा तो उतनी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो अब जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो वैल्यू पुट करने के हिसाब से सबसे पहले अपन जानते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर की कम वैल्यू लूँगा तो एनर्जी की वैल्यू सबसे कम आएगी, टेम्परेचर की ज़्यादा वैल्यू लूँगा तो एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, है ना। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी और लेमडा घटेगा, ठीक है। अब जैसे इसकी तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो तीसरे ऑप्शन में बोला है कि वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो होती है वो लेमडा डी बाय बी होती है। बी यहाँ पर लेमडा डी बाय बी जो अपन जानते हैं 2 स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जितनी बड़ी लेमडा रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेमडा ज़्यादा चाहते हैं तो टेम्परेचर जितना कम रखेंगे तो टेम्परेचर घटाएंगे, एनर्जी घटेगा, लेमडा बढ़ेगा। तो सबसे कम टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ही सबसे वाइडेस्ट, सबसे कम टेम्परेचर पे सबसे बड़ा लेमडा आएगा, और सबसे बड़ा लेमडा जिस पे आएगा उसी पे वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा होगा। इसलिए पी वाले का मैच इसके साथ हो गया, ठीक है। फोर्थ वाले के लिए अपन देखें तो जब टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर में दे रखा है 6000 केल्विन, तो हम जानते हैं कि जो रेडिएशन का फार्मूला होता है वो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होता है। ये कह रहे हैं कि 1/16 हो जाएगा जो कि 6000 का है। तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर 1/2 कर देते हैं, 6000 का आधा कर देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2 की पावर 4 हो जाएगी, 1/16 हो जाएगा।
तो ये जो 3000 केल्विन है और ये 6000 केल्विन है, यहाँ पर इस तरह से ये मैच आ रहा है, तो इसलिए क्यू वाले में ऐसा मैच हो जाएगा। अब रही बात 5000 केल्विन की, जब यहाँ पर अपन 5000 केल्विन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये लगभग 4 आ रहा है, 4 से थोड़ा बड़ा आएगा, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5000 से गुणा करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो 4 × 0.5 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं कि जो विजिबल लाइट होती है वो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। तो यानी जब 5000 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर होगा तो उसका वेवलेंथ विजिबल वाला होगा, इसलिए इसका ये सेकंड वाला हो गया। और फिर इसके बाद 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर -4 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 से ज़्यादा आएगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर अपन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है, तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो 10,000 पर एनर्जी 4 से बड़ी हो रही है, बाकी किसी में नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा हो नहीं पाएगा। तो 10,000 वाले से ये फर्स्ट वाला मिल जाएगा। अब रही बात फिफ्थ वाले ऑप्शन के बारे में, तो फिफ्थ वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है कि रेडिएशन जो है वो ह्यूमन बोन की इमेज बना सकता है, यानी एक तरह से ये एक्सरे वाला मामला हो गया। एक्सरे के लिए जो अपन जानते हैं एनर्जी जो होती है वो विजिबल लाइट से 1000 गुना होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी एनर्जी आ रही ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 4 पॉइंट समथिंग आ रही, और विजिबल लाइट की 1.6 से 3.2 हो गई, यानी कि लगभग 1.6 का 1000 टाइम्स हो जाएगा। तो 1600 माने 16,000 कर सकते हो। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1000 गुना तो 1000 हो गया, तो 1.6 का 16,000 के आसपास। तो 16,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रही, इसलिए फिफ्थ वाला किसी से नहीं मैच खा रहा है। ठीक है, तो PQRS के ये ऑप्शन ही होंगे। 5 वाला किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी इन टेम्परेचर पर नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है, और इसके अंदर जो हम देखें तो कुछ ऐसे फैक्टर पूछ रखे हैं। एक तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला पता होना चाहिए, एक ये बैंड विड्थ क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक LCR सीरीज सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट है, और इसके अंदर जो सोर्स का वोल्टेज है वो 45 इतना दिया हुआ है। तो जो गिवन डेटा है उसको हम ले लेते हैं। सोर्स वोल्टेज जो है वो 45 sin ω t है। ठीक है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी है ω/r, जिसकी वैल्यू 10 की पावर 5 है। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम जानते हैं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है। वैसे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू इसमें देखा है कि एट रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस में करंट की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। तो वो सोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू VS मैक्सिमम डिवाइडेड बाय Z की मिनिमम वैल्यू वो R के बराबर होती है, या I0 के बराबर दे रखी है। Z जो होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, सीरीज सर्किट का ये फार्मूला होता है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में XL XC के बराबर होता है, 0 हो गया। Z की मिनिमम वैल्यू आती है, R के बराबर आती है, तो उस समय करंट की पीक वैल्यू आती है। तो रेजोनेंस का करंट का एम्पलीट्यूड की वैल्यू I0 है। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है, और ये V की मैक्सिमम वैल्यू तो 45 है, यानी I0 की वैल्यू 45/R हो गई। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी है, क्वेश्चन में एक डेटा और दे रखा है कि जब ओमेगा की वैल्यू 8 × 10 की पावर 4 है, तो उस समय करंट की वैल्यू 0.05 टाइम्स ऑफ I0 है, यानी I0 का 20 गुना कम, I0/20 करंट है। तो उस समय Z की वैल्यू जो होगी वो कुछ आ जाएगी इस तरह से फार्मूले से, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। L की वैल्यू भी अपन को क्वेश्चन में दे रखी है कि L जो है वो तो 50 मिली हेनरी है, 10 की पावर -3 हेनरी। तो इनमें से अब अपन को कुछ मैच कराना, तो सबसे पहले हमें I0 पता करना पड़ेगा, फिर क्वालिटी फैक्टर, फिर बैंड विड्थ, और ये हिसाब किताब जो गिवन डेटा से कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो गिवन डेटा में R हमें मालूम नहीं है, R हमको पता करना है। इसके लिए एक
एल तो हमें दे रखा है, एल सी आर में से एल दे रखा है, आर नहीं दे रखा है, सी नहीं दे रखा है, पर ओमेगा आर दे रखा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/√LC होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ से हम देख रहे हैं कि L इंटू सी जो है 1/ω/r² हो जाएगा। तो L हमें दे रखा है, C हमें पता करना है, तो C की वैल्यू हो जाएगी 1/ω/r² इंटू L। तो रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू। ओमेगा आर जो है वो 10⁵ है, तो इसका स्क्वायर हो गया 10⁻10 और L की वैल्यू हमें दे रखी 50 इंटू 10⁻−3। तो हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 50 का हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻−1, फिर 10⁻10 है -1 10⁻9 हो जाएगा। तो C का वैल्यू यहाँ से आ गया 2 इंटू 10⁻−9 फेराड। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हमको मिल गई। ठीक है, तो इस सर्किट में हमने सबसे पहले L हमें गिवन था, ओमेगा रेजोनेंट मालूम था, तो उससे हमने C मालूम कर लिया। C इसलिए मालूम कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो जब ओमेगा की वैल्यू 8 इंटू 10⁻10 है, उस समय Z कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट की वैल्यू कुछ इस तरह से दे रखी है। तो जब Z की वैल्यू R है तो करंट की वैल्यू I0 है 45/R, और जब Z की वैल्यू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर है, तब उस समय करंट की वैल्यू I0/20 है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। XL और XC का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो XL जो होता है वो ओमेगा इंटू L होता है, और XC तो ओमेगा इंटू L के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ओमेगा हमें 10⁵ दिया हुआ है और L हमको दे रखा है 50 मिली हेनरी 10⁻−3। अभी इसमें ओमेगा जो क्वेश्चन में दिया था वो 8 इंटू 10⁴ दिया हुआ, सॉरी ये तो रेजोनेंस की कंडीशन में था 10⁵। अभी अपन को 2 इंटू 10⁸ दिया हुआ है, 8 इंटू 10⁴ दिया हुआ है। तो ओमेगा की वैल्यू 8 इंटू 10⁴ और L की वैल्यू 50 हेनरी मिली हेनरी, तो 10⁻−3 आ गया। तो यहाँ से 400 इंटू 10 तो यानी 4000 ओम आ गया। तो XL की वैल्यू तो आ गई 4000 ओम। अब इसी तरह से XC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो होता है 1/ω/C। C हम निकाल चुके थे, तो 8 इंटू 10⁴ C की वैल्यू आई थी 2 इंटू 10⁻−9। तो यहाँ से आ जाएगा 10⁵ ऊपर डिवाइडेड बाय 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/16 इंटू 10⁻3। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻3। 25 डिवाइडेड बाय 4 होता है 6.25, तो ये हो गया 6250 ओम। तो इस तरह से XC की वैल्यू आ गई 6250। तो इस Z की कैलकुलेशन में हमारे को XL XC दोनों मिल चुका है। तो अगर इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है उसको अपन लिखें तो वो होगी 45/√R² प्लस, अब XL XC में से XC पड़ा है तो 6250 माइनस 4000 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय R। ये हमको दे रखा है कि जो पीक वैल्यू है उसका 1/20 है ना, पीक वैल्यू का 1/20 है, तो 1/20 टाइम्स ऑफ 45/R होगा। पीक वैल्यू 45/R है, तो यहाँ से 45 से 45 कट जाएगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे
इसको ऊपर का उल्टा कर लेंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगा आर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 6250 में से 4000 निकल गया तो 2250 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 400 आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से ऐसा हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे तो इससे अपन को वैल्यू मिलेगा 2250 का स्क्वायर इज इक्वल टू 399 इंटू आर स्क्वायर। अब इसका रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये लगभग ऐसा वैल्यू से पता लग रहा है कि 2250 हो गया, और 399 का रूट मैं अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ 20 आर, तो आर की वैल्यू एक तरह से फिर 225/2 आ गई। थोड़ा सा फ़र्क होगा, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा आएगी पर अप्रॉक्सीमेटली ही आएगी। तो आर की वैल्यू अपन ने निकाली 225/2। ठीक है, ये हमने अभी सर्किट के अंदर एक्स जो गिवन डेटा था उसकी सहायता से एल निकाल लिया, एल दे रखा था, सी निकाल लिया, आर निकाल लिया। एल सी आर के तीनों एलिमेंट्स अपन को मिल चुके हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहला कैलकुलेशन करना था कि करंट की मिली एम्पियर में क्या वैल्यू होगी जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी, तब होगी 45/R। 45 की वैल्यू, आर की वैल्यू अपन ने 225/2 निकाली, 2 ऊपर ले जाते तो ये हो गया 90/225। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ से आ जाएगा 5 से कट जाएगा, ये 18 आ गया, नीचे 45 आ गया, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 90 हो गया। तो 90 होने से तो ये यहाँ से 2 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.4 आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 0.4 आ गया। तो इसको मिली एम्पियर में लिखेंगे तो ये 400 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में मिली एम्पियर में पूछा है तो इसलिए पी वाले का ये वाला आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो पी वाला मैच कर रहा है तीसरे वाले से। अब इसके बाद में अगला जो क्यू वाला पार्ट है, इससे पूछा कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। तो हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला, क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो अपन दो तरीके से लिखते हैं। एक तो XL/R या XC/R एट रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन में XL और XC की क्या वैल्यू है, तो ये आता है ओमेगा रेजोनेंस इंटू L डिवाइडेड बाय R। तो क्वेश्चन में अपन L भी निकाल चुके हैं, R भी निकाल चुके हैं, और ओमेगा रेजोनेंस भी क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे क्वालिटी फैक्टर का फार्मूले से वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ वैल्यू रख सकता हूँ। ओमेगा R की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दिया है 10⁵ और L की वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय R हमने निकाला है 225/2। तो 225/2 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाने से ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाने से ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये 10⁻4 हो जाएगा। तो 10⁻4 डिवाइडेड बाय 225, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1000/225। हम जानते हैं कि इसको और काट सकते हैं, है ना, काट ही लेते। तो ये हो गया 10 इंटू 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200, और नीचे इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 90 हो गया, 90 में से एक जीरो काट देंगे ये वाले जीरो में से, तो नीचे 9 रह गया, 400/9 आ गया। यानी क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है 400/9, क्वालिटी फैक्टर आ गया 400/9। तो ये 9 चौक 36, 4 बज गया, 9 चौक 36, 4.44। तो क्वालिटी फैक्टर 4.44 के बराबर आ गया, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। तो क्यू वाले के लिए आ गया फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बैंड विड्थ ऑफ सर्किट क्या होगा। बैंड विड्थ के बारे में हम ये जानते हैं कि
जो पीक वैल्यू वाला ग्राफ आता है ऐसे, तो जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो उसमें करंट की पीक वैल्यू आती है आई नॉट। जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर की बात करते हैं हम, तो करंट की वैल्यू ऐसी आती है। अब अपन क्या चाहते हैं कि करंट का 1/√2 टाइम्स आई नॉट बाई √2, तो उस कंडीशन में जो दो ओमेगा मिलते हैं अपन को, ओमेगा लो और ओमेगा हाई, इनका जो डिफरेंस आता है, यानी पावर हाफ पावर हो जाएगा। अपन जानते हैं पावर का फॉर्मूला I² R होता है, तो अगर I की वैल्यू 1/√2 टाइम्स हो जाएगी तो पावर हाफ हो जाएगी। तो उसके हिसाब से जो दो फ्रीक्वेंसी मिलती है उनका जो डिफरेंस आता है उसको अपन बैंडविड्थ कहते हैं। हमारे पास फार्मूला क्वालिटी फैक्टर का बैंडविड्थ की टर्म में भी होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा रेजोनेंस की फॉर्मेट में भी फार्मूला आ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला जो होगा ओमेगा रेजोनेंस अपॉन डेल्टा ओमेगा, इस तरह से आ जाए। तो अपने पास में ओमेगा रेजोनेंस इंटू एल अपॉन आर है, तो यहाँ से डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू है, ये ओमेगा और ओमेगा कट जाएगा, तो आर बाय एल। तो इन्होंने जो बैंडविड्थ पूछी है उसकी यूनिट देखें अपन, तो बैंडविड्थ ऑफ सर्किट इन रेडियन पर सेकेंड पूछी, यानी कि डेल्टा ओमेगा का डिफरेंस पूछा। कई बार फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है तो उसमें 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे एक तरह से 2 पाई डेल्टा एफ आ जाएगा, पर इन्होंने ओमेगा की टर्म से पूछी तो आर बाय एल हो जाएगा। आर की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 225/2 और एल की वैल्यू 50 मिली हेनरी है, तो 10⁻³ हो गया। तो 225 डिवाइडेड बाय ये हो गया 100 इंटू 10⁻³ तो ये अपन देख रहे हैं तो 2250 आ जाएगा। तो बैंडविड्थ जो आ रही है वो 2250 आ रही है, तो 2250 फोर्थ वाले ऑप्शन में आ रही, तो आर वाले का जो है फोर्थ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद में अपन से पूछा था पीक पावर डिसिपेशन एट रेजोनेंसेस। अब पीक पावर कैलकुलेट करने के लिए अपन को करंट तो मिल ही चुका है 0.4 और रेजिस्टेंस भी हम जानते हैं, तो अब पीक पावर का कैलकुलेशन कर लेते हैं I² R। तो 0.4 का स्क्वायर इंटू आर हो गया 225/2, तो 225/2 का अगर अपन हिसाब लगाएं तो ये तो हो गया 0.4 इंटू 0.4 225 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको काट देंगे तो 0.4 इंटू 0.2 225, ये पीक पावर का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो पीक पावर के कैलकुलेशन में अब ये 0.2 आ गया, तो इसको हम नीचे ले जाते हैं, 225 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 450, 4 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 0 इसमें से हम काट देते हैं। 45 का 4 गुना करेंगे तो 45 का 4 गुना करेंगे तो 90 दुगुना करने से 180 हो जाएगा। 180/10 करेंगे, 10 कट गया 18 आ गया, तो हमको पता लगा कि पीक पावर जो आ रही है वो 18 के बराबर आ रही है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है 18 दे रखा है ये वाला, तो पीक पावर के हिसाब से ये 18 वाले से मैच कर जाएगा, तो एस वाले का हो गया 2। तो इस तरह से ये सारे ही पार्ट जो है कैलकुलेटिव थोड़ा सवाल हो गया ये, है ना। कुछ डेफिनेशंस की अगर किसी को ध्यान नहीं होगा तो उसे नहीं होगा सवाल ये, बाकी ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो रहा है। ये इसके आंसर हो गए। ओके, ये क्वेश्चन रोटेशन का है और इसमें इन्होंने एक ऐसी डिस्क दे रखी है जिसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस भी है। इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है और इसको एक इम्पल्स से हिट किया है। इन्होंने ऐसा कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया है यहाँ का, और यहाँ से एक हाइट h डिफाइन किया, एक इम्पल्स दिया है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि h एक ऐसी हाइट सेलेक्ट किया गया है जिसमें डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यानी डिस्क जो है वो रोल करती बिना फिसले। तो ऐसा एक स्पेशल हाइट अपन ने सेलेक्ट किया है। तो हम ये जानते हैं कि
अगर ऐसा कुछ हो कि हम इस तरह का हाइट सेलेक्ट कर लें कि इसकी वजह से जो इम्पल्स आएगा उससे जो v मिलेगा और जो एंगुलर इम्पल्स आएगा उससे जो ओमेगा मिलेगा वो इस तरह से आ जाए कि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 आ जाए, तो उसमें क्या है कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और फ्रिक्शन हो या ना हो इसको प्योर रोलिंग करनी होगी। तो उसके लिए अपन पता कर लेते हैं कि वो किस हाइट पर ऐसा होगा। तो सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्क है, इसके लिए एक एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन हम लगा सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमारे पास में आ जाएगा जे नॉट इंटू एच, ये टॉर्क हो गया, इज इक्वल टू, अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखना चाहेंगे तो हम जानते हैं इस तरह की एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 होता है इनटू ओमेगा, ये जो इसको एंगुलर वेलोसिटी मिलने वाली है। और एक इम्पल्स की इक्वेशन से जो इसके सेंटर को वेलोसिटी मिलेगी, तो हम मान लेते हैं कि हिट करने से इसके सेंटर को वेलोसिटी v मिलेगी, इसको घूमने से ओमेगा मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं जे नॉट इज इक्वल टू एम वी। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, तो डिवाइड करने से h की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा बाय v। ठीक है, अगर हमने v कुछ ऐसा ले लिया कि h का सिलेक्शन ऐसा किया कि प्योर रोलिंग खुद से ही करने लग गया, तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसकी कंडीशन ये होगी कि v इज इक्वल टू ओमेगा बी। तो v की जगह ओमेगा बी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो v की जगह ओमेगा बी रख देंगे, तो ओमेगा यहाँ से कट जाएगा। h की वैल्यू फॉर h इज इक्वल टू एच एम, हमारे को वैल्यू एच एम की वैल्यू मिल जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 और इंटू 1 बाय बी, ऐसा हो गया। तो अब इसके ऑप्शंस को अपन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। फॉर h इज इक्वल टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्क इनर रेडियस, यानी इस डिस्क की जो इनर रेडियस है, जब h की वैल्यू एच एम के बराबर होगी तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो h की जगह एच एम की जगह पुट कर देते हैं। जब h की वैल्यू एच एम के बराबर होगी तो h की वैल्यू एच एम के बराबर रख देते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे, तो मेरे पास में आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर, मतलब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले में। जब h की वैल्यू एच एम के बराबर, एच एम की वैल्यू ये रही, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा जे नॉट इंटू एच की जगह रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय बी इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी और 2 से 2 हट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई जे नॉट अपॉन एम बी। तो ये ए से इंडिपेंडेंट है। तो जब हमने h की वैल्यू एच एम सेलेक्ट कर ली, तो एच एम पे सेलेक्ट करने से जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है वो इनर रेडियस से इंडिपेंडेंट है। तो ये बात सही है, इसलिए ये वाला आंसर हो गया। फिर लिखा कि फॉर फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 व्हेन a टेंड्स टू b, जब a की वैल्यू b को टेंड करेगी तो एच एम की वैल्यू b के बराबर होगी। तो जब अपन जानते हैं कि a b को टेंड करेगा यानी a इक्वल टू b हो जाएगा, तो अपन इसमें पुट कर देंगे a इज़ इक्वल टू b। a इज़ इक्वल टू b पुट करेंगे तो ये b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एच एम की वैल्यू b के बराबर आ रही है, उस फॉर्मूले से आ रही है, तो इसका मतलब ये b वाला भी सही हो गया। फिर इसमें लिखा है कि फॉर म्यू इक्वल टू 0 एंड h इक्वल टू 0 द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग। अगर अपन ने फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ रखा नहीं और हाइट 0 रखा है, इसका मतलब इसको सेंटर पे हिट किया, तो जब आप इस रिंग को या इस डिस्क को सेंटर पे हिट करोगे
तो इससे इसको सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी, ओमेगा तो मिलेगी नहीं, और क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो ये सीधा सीधा ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये कभी रोल नहीं करेगा, स्लाइड ही करता रहेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में ये कहा है कि फिर म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 को टेंड करता है तो एच एम की वैल्यू b/2 होगी। तो ए 0 को टेंड करता है तो ए की जगह 0 पुट कर देंगे, तो b²/2 इंटू 1/b, तो ये b/2 हो गया। तो एच एम की वैल्यू b/2 आ गई, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। तो एक तरह से इसके चारों ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट आंसर में सारे करेक्ट हो गए। ये जो क्वेश्चन 24 है ये स्ट्रिंग वेव का सवाल है, और बेसिक जो एक स्ट्रिंग जो दोनों एंड पे फिक्स रहती है उसके सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी की जानकारी हमें दे रखी है। हमारे पास फार्मूला होता है, सीधा सीधा ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, NV/2L, NV/2L, या यूँ लिख सकते हैं N/2L √T/μ। तो इस क्वेश्चन में सब डेटा दिया हुआ है, इन्होंने 2 सक्सेसिव का है, तो इसका मतलब एक फ्रीक्वेंसी अपन रख लेते हैं 1000, तो ये हो गया N/2L √T/μ। 750, तो ये हो गया N+1 सक्सेसिव। अच्छा, ये N-1 हो जाएगा अगर 1000 वाले को अपन ने, ये उससे कम है इसलिए 2 सक्सेसिव हैं, इसलिए एक N-1 हो गया और एक N हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1000 - 750 हो गया 250, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/2L हो जाएगा और √T/μ। तो इस क्वेश्चन में जो जो डेटा दे रखा है उसका यूज़ कर लेते हैं हम। 250 और 2L को इधर लेके आ जाते हैं। L की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 मीटर और √T/μ, तो ये हो गया 500। दोनों का स्क्वायर कर लेते दोनों तरफ, तो 500 का स्क्वायर 500 इंटू 500 T/μ, तो T इज़ इक्वल टू ये 25, फिर इसके आगे 40 इंटू μ। तो मास पर यूनिट लेंथ तो इसका 1 दिया हुआ है, मास इतना दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 और 2 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से 10⁴ कट करके 10⁻, तो ये आ गया 50 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 5, तो 5 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू 5 न्यूटन हो जाएगी। तो न्यूटन में आंसर लिखना था इसलिए अपन ने 5 रख दिया, 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये सरफेस टेंशन का सवाल है और थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स का इसमें यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन में एक हमें डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो लिख रखा है एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज फिल्ड इन द कंटेनर। तो ये जो नीचे दिखा रखा है ये तो लिक्विड है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, और इस देयर इज़ एयर अबव द लिक्विड, यहाँ पर ये एयर दिखा रखा है, तो इस लिक्विड के ऊपर एयर है ये, और ये एक पिस्टन है जो कि मासलेस है, मासलेस पिस्टन। ठीक है, तो मासलेस पिस्टन से इसको ढका हुआ है, तो इस समय इसका जो प्रेशर होगा मासलेस होने की वजह से, अगर ऊपर का प्रेशर P0 है तो अंदर का प्रेशर भी P0 ही होगा। एक कैपिलरी ट्यूब, एक थिन कैपिलरी ट्यूब इसमें दे रखी है जिसकी इनर रेडियस हमको दे रखी है 0.1 मिलीमीटर। इस ट्यूब की रेडियस हमको 0.1 मिलीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, जिसको वर्टिकली इसमें लिक्विड में डिप किया है जैसा कि दिखा रखा है। अब हमने क्या किया कि इस हवा को इस पिस्टन की सहायता से कंप्रेस किया, आइसोथर्मली कंप्रेस किया। तो पहले का इसका वॉल्यूम V0 था जो एयर का वॉल्यूम था, और फिर हमने इसके वॉल्यूम को घटा दिया 100/101 V0, इतना बाद का वॉल्यूम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस बताया गया है, तो इस इक्वेशन का तो यूज़ कर सकते हैं P1V1 बराबर P2V2। तो पहले का प्रेशर P0 था, वॉल्यूम V0 था, बाद वाला प्रेशर P मान लेते हैं, और बाद का वॉल्यूम 100/101 V0 हो गया। तो यहाँ से V0 से V0 काट लेंगे
तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 101/100 P नॉट। ये प्रेशर की वैल्यू हो गई 1.01 इंटू P नॉट। यानी ये जो एयर थी इसको अपन ने कंप्रेस करके ऐसा कर दिया। अब कह रहे हैं कि जब हमने ऐसा कर दिया तो उस समय, है ना, कंसीडर एयर टू बी एन आइडियल गैस मानना है। द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हमें पूछा है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब अबव वाटर लेवल, यानी इस पानी की सरफेस से, यानी जब हमने इस पिस्टन को नीचे किया तो ये पानी तो उसी लेवल पर रहेगा, ये थोड़ा सा इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा। यानी कंप्रेस करने के बाद में अगर डायग्राम दिखाऊं मैं आपको यहाँ पर, तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर तो ये पानी भरा रहेगा और इसके ऊपर जो एयर रहेगी उसका प्रेशर चेंज हो जाएगा और इसका प्रेशर जो एयर का है वो बढ़ करके 1.01 P नॉट हो जाएगा, जैसा कि अपन ने अभी निकाला है 1.01 P नॉट। अब इसमें जो लिक्विड राइज किया हुआ है उसकी हाइट यहाँ से निकालनी है, जो पानी का लेवल है। तो अपन जानते हैं सरफेस टेंशन के चैप्टर के फार्मूले से कि अगर हम यहाँ का प्रेशर मानते हैं P नॉट, तो इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर होगा P नॉट माइनस 2S/R। फिर यहाँ से H डिस्टेंस नीचे तक जाएंगे तो प्लस ρgh, और यहाँ का प्रेशर वही होगा जो इस ऊपर की एयर का प्रेशर है, जिसकी वैल्यू 1.01 P नॉट के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास ये बेसिक इक्वेशन आ गई, P नॉट माइनस 2S/R प्लस ρgh इज इक्वल टू 1.01 P नॉट। तो हमें तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो H पूछा है, तो बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो 1.01 माइनस 1 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, तो 2S/R, तो ρgh 2S/R प्लस 0.01 P नॉट, यानी P नॉट बाय 100 हो गया। P नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर 5। P नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, तो 10 की पावर 3 आ गया। 2S, S की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है सरफेस टेंशन वाटर का 0.075, तो 2 इंटू 0.075 डिवाइडेड बाय R हमको दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 अगर हम देखेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये 75 हो जाएगा। 75 इंटू 2 करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। 150 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 150 प्लस माने 1500 हो जाएगा। तो अगर अपन इसका कैलकुलेशन टोटल देखते हैं तो इसके बराबर आ रहा है ये ρgh इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आ गई 2S/R की वैल्यू लिखी मैंने 1500 और ये आ गया 1000, तो ये आ गया हमारे पास में 2500। अब रो की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है वाटर की डेंसिटी जो है 10 की पावर 3 लेनी है, तो ये हो गया 10 की पावर 3 इंटू 10 इंटू H, तो यहाँ से ये 10 की पावर 4 आ गया। तो हाइट की वैल्यू आ गई 0.25 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में कहें तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर में ही पूछा है, तो इसलिए अपना आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है।